Hello students, this is third and last part of chapter 9 of ninth class, force and laws of motion. तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। आपको दो स्प्रिंग बैलेंसेस लेने हैं, ए एंड बी। जैसे इमेज में दिखा रखा है वैसे इनको कनेक्ट करना है। फिर क्या करना है, स्प्रिंग बी को आपने एक रिजिड स्पॉट पे फिक्स कर देना है। ठीक है, जैसे वॉल पे या किसी हैंगर पे आपने फिक्स कर देना है। जब व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए का जो फ्री एंड है वहाँ से आपने इसको पुल करना है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप। बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग, उस टाइम दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस सेम रीडिंग शो करेंगे। इससे पता चलता है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी दैट इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बी ऑन ए। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं। सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट लग रही है फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग balance A on B is action and the force exerted by spring balance B on A is the reaction। मतलब जो A स्प्रिंग बैलेंस B पे जो लगा रहा है उसको हम एक्शन मान रहे हैं, और जो स्प्रिंग बैलेंस B A पे लगा रहा है फोर्स उसको हम रिएक्शन मान रहे हैं। तो दोनों इक्वल हैं बट बोथ आर अपोजिट। ठीक है, तो वैल्यू आपको दिखा रखी है। 100 न्यूटन मान लो बी ए के ऊपर लगा रहा है, 100 न्यूटन ही ए बी के ऊपर लगा रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्लियरली है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये बोलता है कि टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जब किसी गन से बुलेट फायर की जाती है तो इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स, वो एक्शन हो गया कि बुलेट आगे की तरफ जा रही है। एंड द बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, वो रिएक्शन हो गया। जो गन रिकॉइल्स होती है, गन पीछे की तरफ जाती है, मतलब जो गन को होल्ड करता है, अगर बुलेट आगे जाएगी तो थोड़ा वो पीछे की तरफ रिएक्शन शो करेगी, जिससे गन रिकॉइल होती है, रिकॉइल फोर्स लगती है गन के ऊपर, गन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव करती है। और एग्जांपल देखते हैं, जब कोई सेलर बोट से बाहर जंप करने की कोशिश करता है तो वो बैकवर्ड फोर्स लगाता है बोट के ऊपर, वो तो हो गया एक्शन। तो बोट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी सेलर के ऊपर। जो सेलर जंप करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बोट जा रही है पीछे में। ऐसे ही जब बोट को सेल किया जाता है वहाँ पे भी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है कि आप पानी को पीछे धकेलते हो, पानी बोट को आगे धकेलता है। तो आपने एक्शन लगाया, उसका रिएक्शन क्या हुआ, आपकी बोट आगे जा रही है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जब हवा से भरा हुआ बैलून उसको रिलीज किया जाता है तो द फोर्स ऑफ द एयर कमिंग आउट ऑफ द बैलून, जो बैलून से फोर्स बाहर आ रही है वो एक्शन हो गया। वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है बैलून के ऊपर, वो रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करता है। एयर ने नीचे प्रेशर लगाया, उसने वो ऊपर की तरफ वो मूव कर रहा है, वो रिएक्शन हो गया उसका। तो एक्शन रिएक्शन आप इमेज में देख सकते हो। जब रॉकेट को फायर किया जाता है या कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है, वहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। जो बर्निंग गैसेस की जो फोर्स होती है, जो वो जो फ्यूल जलाया जाता है, वो एक्शन हो गया आपका, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा रॉकेट के ऊपर और रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा, वो रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसने नीचे की तरफ फोर्स लगाई, उसका रिएक्शन आपको ऊपर देखने को मिल रहा है कि रॉकेट आपका ऊपर जा रहा है। तो आई होप आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ सबसे इजी लॉ है, क्लियर होगा, इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है।
तो जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ये कहता है कि द सम ऑफ मोमेंटा प्लूरल है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम की बात करें तो सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने से पहले का जो मोमेंटम होगा और कोलाइड करने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा तब तक जब तक कोई उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई ना की जाए। ठीक है, मतलब दिस मीन्स दैट टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय कोलिजन। तो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लिए, दो बॉल्स कंसीडर कर ली, एक ए है एक बी है। ए बॉल का मास हम एम ए कंसीडर कर रहे हैं, बी बॉल का मास हम एम बी कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड किया, वेलोसिटी भी अलग अलग मान ली हमने यू ए यू बी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। मान लो जो ए बॉल की वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन बी बॉल की जो वेलोसिटी है, तो टू बॉल्स विल कोलाइड विद ईच अदर एंड ड्यूरिंग कोलिजन एट द टाइम टी, जब टाइम टी पे जो कोलिजन हुआ, द बॉल ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ए बी, जो फोर्स लगा रही है ए ने जो बी पे लगाई है, ऑन द बॉल बी एंड द बॉल बी ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स एफ बी ए, बी भी कुछ फोर्स लगाएगी ऑन बॉल ए। इफ वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, इनिशियल हमने मानी थी यू ए एंड यू बी, अब मान लो कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद जो मोमेंट वेलोसिटी है वो वी ए एंड वी बी है, फाइनल वेलोसिटी है। अब आपने क्या करना, मोमेंटम निकालना। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास तो बॉल्स का सेम है, वेलोसिटी चेंज हुई है कोलिजन के बाद, तो एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, ये फाइनल हो गया। तो द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एम ए इंटू यू ए एंड एम ए इंटू वी ए रेस्पेक्टिवली, momentum of ball B before and after collision mb into ub and mb into vb रेस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो चेंज इन मोमेंटम जो हमें निकालना है, फाइनल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो होगा एम ए, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, वी ए माइनस यू ए, यहाँ से ब्रैकेट में कॉमन आ गया आपका, एम ए बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम टी। इसी तरीके से बी बॉल का निकाल लोगे हम, बी बॉल का होगा एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी डिवाइडेड बाय टी, एम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एफ ए बी exerted by ball A on ball B that is equal to opposite to the force FBA exerted by ball B on ball A। मतलब जो फोर्स A बॉल ने B बॉल पे लगाई थी वो सेम होगी जो B बॉल A पे लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो फाइनल रिलेशन आएगा, जो रेड लेटर्स में आपको दिखा रखा है, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। ठीक है, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लेफ्ट साइड में आपका ये हो गया, इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, ये आपका सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका रिजल्ट यही निकलता है कि कोलिजन होने से मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना मोमेंटम पहले था दोनों का सम था वो कोलिजन होने के बाद भी इक्वल है। मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपके जो फॉर्मूले हैं सारे लॉज में दिए गए हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू।